तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th का। देखो मैंने इस नोट्स को इस तरह डिज़ाइन किया है कि आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, प्लस आपके जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन वो सारे बन जाएंगे, सारे पक्का है सारे बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया इसको तो, ठीक है। प्लस आपके जो भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी बन जाएंगे, और जितने भी इसमें मोर टू नो एक्सपेरिमेंट वगैरह था सब मैंने इंक्लूड किया है, जो भी इंपॉर्टेंट है रिलेवेंट है एग्जाम से वही इंक्लूड किया है। बाकी फालतू जो चीज़ें थी वो इंक्लूड नहीं किया, जैसे कि जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में था सब कुछ लिखा तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले देखो एक डाल्टन साहब थे, इन्होंने बताया था कि एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। बट जब सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इससे भी छोटे पाए गए, तो इससे इनकी बात को पूरी तरह से गलत बताया गया। नेक्स्ट अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते क्या है। देखो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है और इसको ई माइनस से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको पी प्लस से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, तो इसको एन से डिनोट करते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की चैडविक साहब ने की थी। देखो याद करने की ट्रिक है, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, ईंट की इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की थी। पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी। ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। चार्ज की बात करते हैं। देखो चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम होता है, बट माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास में कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, सेम होता है प्रोटॉन के पास, बस पॉजिटिव लग जाता है। न्यूट्रॉन के पास चार्ज ही नहीं होता जैसा मैंने बताया, तो इसका चार्ज कितना होता है 0। मास की बात करते हैं। मास होता है इलेक्ट्रॉन के पास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। क्लियर। इससे इतना ही सवाल पूछा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे, डिस्कवरी किसने की थी। कभी कभार चार्ज और मास के बारे में पूछ लेते हैं। कैनाल रेज क्या होती हैं? देखो कैनाल रेज सिंपल सा तुम लोगों को अभी शॉर्ट में पढ़ना है, डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि सिलेबस में शॉर्ट में है। तो कैनाल रेज एक ही क्वेश्चन है तुम्हारी पूरी बुक में और बहुत ही कम बार पूछा भी गया है। ये होती क्या है कैनाल रेज? पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होती हैं जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। सिंपल खत्म, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? कैनाल रेज से हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो कैनाल रेज वही क्वेश्चन है इंटेक्स्ट वाला, तो देखो मैंने पढ़ा दिया है। अगला है, अगर एक प्रोटॉन के पास, अगर एक एटम के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा उसका? न्यूट्रल होगा, क्योंकि +1 -1 0, ठीक है। पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 3 मॉडल थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और एक था बोर एटॉमिक मॉडल। तीनों ही पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। थॉमसन मॉडल क्या था, सबसे पहले आए थे, इन्होंने बताया था। इनके मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो वाटरमेलन में जैसे रेड कलर का जो पार्ट होता है उसको इन्होंने बताया कि पॉजिटिव स्फीयर है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। प्लस जो सीड्स होते थे ब्लैक कलर के उनको इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके कहने का मतलब था कि एटम क्या है, गोला है पॉजिटिव स्फीयर का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। बट पूरी तरह से गलत था, यही इनकी लिमिटेशन थी, ठीक है। लिमिटेशन क्या थी इनकी? कोई भी न्यूक्लियस नहीं बता पाए ये। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है बता नहीं पाए, इन्होंने बोला पूरे में मास है, बट ऐसा तो होता नहीं है, एटम में बीच में मास होता है, ठीक है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने इनको गलत कर दिया, स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, तो यही इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है। 4 लिमिटेशन है, 2 भी लिख दोगे काम चल जाएगा तुम्हारे पेपर में। पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल, बहुत ईजी था। देखो इन्होंने किया क्या था, एक अल्फा पार्टिकल्स थे उनकी बम्बार्डिंग कराई थी एक गोल्ड फॉयल पर। गोल्ड फॉयल क्यों लिया था? क्योंकि इसको पीट करके सबसे पतला किया जा सकता है, ठीक है, तो इन्होंने गोल्ड फॉयल ली। अल्फा पार्टिकल क्या थे? हीलियम को जब हम डबल पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं तो वही इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इन्होंने इसकी बॉम्बार्डिंग कराई थी, तो इसमें से ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे, मोस्ट पार्टिकल्स एकदम स्ट्रेट चले गए। इससे क्या पता चला कि जो एटम है वो मोस्टली इम्पटी है, खाली है। कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए हल्का फुल्का, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। इससे पता चला कि बीच में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि देखो हीलियम भी डबल पॉजिटिव है और बीच में पॉजिटिव है, अगर ये जाएगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा हल्का सा। देन उसमें बहुत सारे में से सिर्फ एक, 12,000 में से सिर्फ एक वापस आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इससे इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली कि जो
भी न्यूक्लियस है वो बहुत ही डेंस है और छोटा सा है सेंटर में। तो इससे इन्होंने पता लगाया था कि न्यूक्लियस क्या है, एकदम सेंटर में है, जो एटम है वो ऐसा कुछ दिखता है, और जो इसका मोस्ट पार्ट है वो क्या है, खाली है। ठीक है। ड्रॉबैक क्या था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती है, ये कहती है कोई चीज़ अगर रिवॉल्व कर रही है तो उसकी एनर्जी खत्म होगी और धीरे 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 वो सेंटर में आ जाएगी। तो ऐसे ही जो न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व होकर न्यूक्लियस में जाने चाहिए। इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू न्यूक्लियस, बट ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होगा तो एटम कोलैप्स हो जाएगा, बट ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स, देखो एटम, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, तो हमारे आसपास सारी चीज़ें सही हैं, कोई भी चीज़ कोलैप्स हो नहीं रही है। तो ये बात इनकी पूरी तरह से गलत थी, यही इनकी लिमिटेशन थी। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। देखो इन्होंने कोई खास एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, बस इन्होंने इतना बताया। सबसे पहले बात की थी इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में, तो स्टेबिलिटी को ख़त्म किया कैसे, इन्होंने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास एनर्जी नहीं होती, वो एनर्जी लूज ही नहीं करता है, क्योंकि जो भी ये रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिट रिवॉल्व करवाता है, ऑर्बिट के पास फिक्स्ड एनर्जी होती है, ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी। वो क्या करता है, न्यूक्लियस को रिवॉल्व करवाता है, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करवाता है, कोई भी एनर्जी लूज नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, जिसको उन्होंने सेल नाम दिया। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी, बोर साहब ने। 4 सेल दी थी इन्होंने, KLMN। पहली सेल थी इसलिए n=1, ये दूसरी थी तो 2, ऐसे सो ऑन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखो बोर-बरी रूल के हिसाब से होता है। सबसे पहले वाली सेल को इन्होंने K सेल बोला, देन L, देन M, देन N। इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया 2n²। फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 2 आएगी वैल्यू, देन 8, देन 18। ऐसा इन्होंने बताया था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, पेपर में आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। देखो बहुत ईजी है। KLM इन्होंने यही सेल बताई थी, N भी है आगे, वो बहुत ही कम यूज होगी आपके सिलेबस में। देखो अरे चला गया, KLMN। देखो K में 2 भर सकते हैं, मान लो हमने क्या लिया, कार्बन ले लिया। कार्बन का नंबर कितना होता है, 6। कार्बन नंबर कितना होता है, 6। K में कितने भरेंगे, 2 भर दिया। 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। तो आगे कितना भर सकते हैं, 4 ही भर सकते हैं। मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, लेकिन है ही नहीं हमारे पास 8, सिर्फ 4 ही है, तो 4 भर दिया हमने। बस यही होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको फिल कैसे करेंगे, ये जो पहला सेल है 2, इसमें 2 भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरा 4 भर दो, खत्म हो गया। ठीक है। सोडियम का 11 होता है, पहले 2 भरेंगे। ये देखो K में, L में, M में। K में 2 आ सकते हैं, 2 भर दिया। L में 8 आ सकते हैं, 8 भर दिया। 2 और 8 10 होते कितने, 11। एक और बचा, एक M में रख दिया। ठीक है। तो सेम उसी तरीके से फिल कर देंगे, पहले 2 भर देंगे, देन इसमें 8 भर देंगे, और आखिरी में 1 भर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वैलेंसी और ऑक्टेट रूल क्या होता है। वैलेंसी मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। जिसमें 4 थे, 4 वैलेंसी हो गई। एक था, 1 वैलेंसी हो गई। बट देखो सुनो, अगर 4 से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन तो 4 से अगर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन तो उसको हम 8 से माइनस कर देंगे, तब वो जाके उसकी वैलेंसी आएगी। अगर 4 या 4 से कम है तब तो वही उसकी वैलेंसी होगी, जैसा हमने इस केस में देखा, 1 और 4 वैलेंसी हो गई। जैसे क्लोरीन, मैग्नीशियम और नियॉन का कितना होता है, 10 होता है नंबर। 2 और 8 फिल कर दिया। आउटर मोस्ट में 8 है, तो 8 से 8 गया 0, तो वैलेंसी कितनी आ गई, 0। 2 है, 4 से कम है तो 2 ही हो जाएगी वैलेंसी। 7 है, 4 से ज़्यादा है तो 8 से माइनस कर देंगे, 7 को कितना आ जाएगा, 1, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 1। बस यही होती वैलेंसी। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि एटम आउटर मोस्ट सेल में उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कैसे भी करके। ठीक है, कैसे भी करके 8 होने चाहिए। यही होता है ऑक्टेट रूल। देखो ऑक्टेट 8 ऐसे याद रखना। ठीक है। ये डिटेल में पढ़ेंगे आप, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे अभी। ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर की। इजी है। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन याद रखना, इलेक्ट्रॉन मत कर देना। ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि चेंज होता रहता है, आता जाता रहता है, तो प्रोटॉन आएगा। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन को मिला लो तो वही उसका मास नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, कभी भी हम सिंबल को बीच में रखेंगे, कोई भी सिंबल हो जैसा कि सोडियम, तो उसको बीच में रख देंगे।
उसका जो भी मास नंबर है, मास को ऊपर रखेंगे, एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है, क्लियर। देखो आइसोटोप आइसोबार पढ़ते हैं। आइसोटोप सिंपल सा है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, बस। एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। आइसोबार में जस्ट अपोजिट। देखो आइसोबार को भार से याद करो, बार को भार से याद करो, हम लोगों की लैंग्वेज में भार को वेट बोला जाता है। तो आइसोबार यानी कि मास, तो मास उसका सेम होगा एंड नंबर डिफरेंट होगा, खत्म। ठीक है, तो आर्गन और कैल्शियम का नंबर यहाँ पे देखो डिफरेंट है, मास देखो सेम है, एग्जाम्पल हो जाएगा मस्त इसका। ठीक है, आइसोटोप के एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, सबसे ईजी है। हाइड्रोजन में देखो 3 तरह के इसके स्पीसीज होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन का मास 1, मास 2, मास 3। मास 1 होगा प्रोटियम बोलेंगे, 2 वाले को ड्यूट्रियम बोलेंगे, 3 वाले को ट्रिटियम बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम 2-3 बार पढ़ लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, देखो आइसोटोप का एग्जाम्पल या फिर इसको हम यूजेस बोल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके यूजेस क्या क्या हैं? यूरेनियम का 235 आइसोटोप क्या करता है, न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज़ होता है। और आयोडीन का 131 आइसोटोप ग्वाइटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। सेम कोबाल्ट का कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ होता है। बस यही इसके यूजेस थे। देखो इतना ही चैप्टर छोटा था आपका, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डिटेल में पढ़ाना चाहूँ तो मैं डिटेल में इसको आधे घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ, बट देखो शॉर्ट में था, सब कुछ आपको समझ में आ जाए, यही कवर करना था मुझे।